बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 179 मुलाहिज़ा फरमाएं। गालिब का ख्याल गलत नहीं था। अचानक एक गाड़ी गेट के सामने आ रुकी और मैंने जीप से उतरने वाली पुलिस को देखा। वो गेट खोलने के लिए उतरे थे। हम तीनों एक साथ उस दीवार की तरफ लपके जिसके पीछे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। कौन है? खबरदार, किसी ने चीख कर कहा। ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन हमने रुके बगैर दौड़ना जारी रखा। फिर एक फायर हुआ लेकिन गोली किसी को छुए बगैर निकल गई। अगर गेट बंद ना होता तो हमें इतनी मोहलत भी ना मिलती कि हम दीवार तक पहुंच सकें। मोहसिन दीवार के ऊपर था जब दूसरी गोली आई और दीवार में उस जगह बेहोश हो गई जहां मैंने मोहसिन को देखा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गोली मोहसिन को लगी है। मगर दीवार पर से रेत के जर्रात उड़े तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गालिब और मैं सर झुकाए दीवार के साथ आगे बढ़े। बाहर से कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। हमारे पीछे पुलिस की जीप गेट से सीधी अंदर आई। ये मेरा रिवाल्वर लो और जाओ, गालिब ने कहा। मैं पुलिस से निपट लूंगा। कैसे? मैंने रिवाल्वर लेकर पूछा। वो पूछेंगे? अरे यार, मैं अखबारी नुमाइंदा हूँ, कह सकता हूँ मुझे किसी ने गुमनाम फोन करके चौधरी दिलावर की कोठी में कत्ल होने की इतला दी थी। गालिब बोला। मगर मेरे पास ये रिवाल्वर बरामद नहीं होना चाहिए, तुम जाओ। गालिब के रिवाल्वर को मैंने जेब में डाला और दीवार पर चढ़ गया। किसी ने चिल्ला के फिर कहा, कौन है? मगर मैं बाहर कूद चुका था। मोहसिन कार को तेजी से आगे लाया। उसका अगला दरवाजा पूरा खुला हुआ झूल रहा था। अभी कार की रफ्तार कम हुई थी कि मैं अंदर जा गिरा। दरवाजा बंद होते ही मोहसिन ने एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। खतरे की अब कोई बात नहीं रही। मैंने सीधा बैठ के कहा, आहिस्ता चल। क्यों? पुलिस की जीप हमारे ताकुब में आ सकती है, मोहसिन ने कहा। नहीं, जीप अंदर पहुंच चुकी है, मैंने कहा, और अंदर हमारे साफी दोस्त मिर्जा गालिब मौजूद है। वो फंस जाएगा, मोहसिन ने तशवीश से कहा। अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, उसने हमें फिर बचा लिया है, मैंने कहा और गालिब की बात दोहरा दी। सुबह सादिक के आसार नमूदार होने लगे जब हमने कार को एक सड़क पर छोड़ा और मैंने अपनी मौजूदगी के तमाम आसार मिटा दिए। हम बड़ी अफरा तफरी में फरार हुए थे लेकिन साजिश के एक और जाल से बाल बाल बच के निकल आए थे। चौधरी दिलावर हमारी तवक्कुआ से ज्यादा चालाक साबित हो रहा था। उसने मुझे हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए राबिया को कत्ल करने की कोशिश की थी, मगर ये बात नहीं बोला था कि मेरे इंतकाम का निशाना उसकी फैमिली भी होगी। चुनाचे उसने किसी को बताए बगैर अपने खानदान को सादो सामान समेत कहीं मुंतकिल कर दिया था। फिर उसने एक जाली अखबार की झूठी खबर के जरिए मुझे मुतवज्जो किया था और अगर मेरी जगह मिर्जा गालिब ना पहुंचते तो मैं उसकी तदफीन से पहले गिरफ्तार हो जाता। फिर उसने बड़ी होशियारी से वो जाली अखबार भी वापस हासिल कर लिया था और इसी दौरान में शामत का मारा अलिफ 3 उसके जाल में फंस गया तो उसने पहले अलिफ 3 से हमारी तमाम खुफिया सरगर्मियों के बारे में सब मालूमात हासिल कर ली, यहाँ तक कि हमारी इस तंजीम का नाम तक पूछ लिया जो दर हकीकत कोई तंजीम ना थी। एक मकसद के उसूल की खातिर चंद अफराद की जिद्दोजहद थी। अलीउद्दीन की लाश पर MRS का नाम कुंदा करके उसने बिलवास्ता तौर पर कि हम जो खुद 30 बार खां बने फिरते हैं उसकी नज़र में क्या है, आखिरी काम उसने एक मफरूजे को बुनियाद बना के किया था। यानी किसी अपने मोतमिद को अलीफ 3 की लाश के पास छोड़कर यह समझा गया था कि अगर हम चक्कर लगाएं तो उसे क्या करना है। मोतमिद ने वही किया जो उसे कहा गया था। चौकीदार उस बकरे की तरह मारा गया जिसे शेर का शिकार करने वाले मचान पर बैठकर नीचे बांधते हैं और जो शिकारियों की जबान में गारा कहलाता है। शेर उस बकरे को खाने आता है और खुद शिकार हो जाता है। यहाँ दिलावर के मोतमिद ने चौकीदार को कत्ल करके पुलिस को मुतला कर दिया था कि कातिल अंदर ही मौजूद है और इसमें कोई शक नहीं था कि अगर गालिब हिम्मत करके पुलिस से निमटने के लिए ना रुकता तो मैं दौरे कत्ल के एक और इल्जाम में गिरफ्तार हो जाता। शायद ये मेरी आखिरी गिरफ्तारी होती, मगर मैं बचकर निकल आया और चौकीदार की जान पिला बचा गई। उफ़क़ के आखिरी किनारों पर सुबह का धुंधलका नमूदार होने लगा था। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मैं थका हुआ था और मुझे एक शब की जिद्दोजहद रायगां जाने का अफसोस था। डैडी कुछ शर्मिंदा था कि पूरी तरह हमारा साथ ना दे सका और मोहसिन की खामोशी जाहिर करती थी कि वो भी सूरत हालात पर तशवीश और इज़्तिराब का शिकार है। अगला कदम उठाने से पहले यह ज़रूरी था कि हम अपनी सोचने समझने की सलाहियत पर एतमाद करने के काबिल हो जाएं। हमारी कुव्वत अमल हमारा साथ दे, हम हालात के मुताबिक मुस्तकबिल के लिए सही लाए अमल मुरतब कर सकें। हमारे लिए इतने मुज़ीका खेज ना होते तो हम होटल वापस लौट जाते और एक दिन सुकून से सोकर गुजार देते तो शाम तक वक्ती नाकामी के इस हौसला शिकन रद्द अमल का असर बाकी ना रहता। लेकिन फौरी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैंने मोहसिन के मशवरे को कबूल करते हुए कहीं बैठकर चाय पीने का फैसला किया। बाजार भी बंद थे, चुनाचे हमें रेलवे स्टेशन तक मार्च करना पड़ा। स्टेशन के बाहर बहुत से होटल थे जो हमेशा की तरह आबाद थे और गिरदो पेश की रौनक में कोई कमी महसूस ना होती थी। बहुत से लोगों ने नजर उठाकर हमें वाजबी सी दिलचस्पी से देखा
क्योंकि मैं और मोहसिन अलग अलग लिबास में होने के बावजूद अपनी एक जैसी सूरत से नुमायां नजर आते थे। बेशर लोगों ने हमें जुड़वा भाई तस्वुर किया, लेकिन उनका वक्ती तजस्सुस ज्यादा परेशान कुन साबित नहीं हुआ। इस रेस्टोरेंट या चाय खाने के आखिरी कोशे में बैठकर मैंने और मोहसिन ने सिगरेट चलाई और चाय के इंतजार में खामोश बैठे धुएं के साथ अपने अपने ख्यालात की परवाज में गुम रहे। गर्म चाय का एक कप हमारे जिस्म में हरारत बनकर फैल गया तो हमने बहुत बेहतर महसूस किया। क्या वाकई गालिब किसी मुश्किल में नहीं पड़ेगा? मोहसिन ने खामोशी के बोझल वक्फे को ख़त्म किया। मेरा ख्याल है वो अपने ताल्लुकात की वजह से महफूज रहेगा। मैंने कहा, उसके मददगार बहुत हैं। वैसे भी अलिफदीन या उस चौकीदार के साथ गालिब का कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सकता। फिर ये कोई कैसे साबित कर सकता है कि उसने इतने सफाकाना तरीके पर अलिफदीन को मारा और जलाया और चौकीदार का गला काटा? पुलिस को वहाँ गोलियों के खोल मिलेंगे। फायरिंग मैंने की थी, चौकीदार ने और गालिब ने, मगर उसके पास से कोई रिवाल्वर बरामद नहीं होगा और जाए वारदात पर 3 किस्म की गोलियों के खोल एक मुअम्मा बन जाएंगे। मुमकिन है पुलिस को तलाश करने पर वो खंजर मिल जाए जिससे चौकीदार का गला काटा गया था। मोहसिन बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, खंजर पर फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। इसके अलावा सवाल वही होगा कि कत्ल क्यों हुआ। गालिब पर कोई शक कर ही नहीं सकता, वो चालाक आदमी है। पुलिस को चक्कर में डाल देगा कि वो 3 रिवाल्वर तलाश करो जिनसे 3 किस्म की गोलियां चलाई गई थी। एक मेरा 32 बोर का जो मुझे अपने चौधरी दिलावर से मिला था, इसका कोई लाइसेंस किसी के नाम पर नहीं था। दूसरा गालिब का इशारिया 3-8 का जो उसने अकलमंदी से काम लेते हुए मेरे हवाले कर दिया था, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं क्योंकि ये माले गनीमत था। वहां चौकीदार का रिवाल्वर भी नहीं मिलेगा। मोहसिन हंसा और उसने अपना एक हाथ जेब की तरफ बढ़ाया, फिर वो इधर उधर देख कर रुक गया। वो मैंने भागने से पहले उठा लिया था। मैंने सोचा कि साइलेंसर वाला रिवाल्वर है, छोड़ा क्यों जाए, मगर वो कुछ अजीब सी साख्त का है। फिक्र अब गालिब की नहीं अपनी करनी चाहिए। मैंने कहा, सूरज से तो हमें कोई नहीं पहचान सकता, मगर बदले हुए चेहरे के साथ हम लौट कर वापस होटल नहीं जा सकते। उस्ताद टैडी, तुम बहुत चुप हो, मोहसिन ने कहा। मैं क्या बोलूं मोहसिन भाई, टैडी जबरदस्ती मुस्कुराया। अल्लाह ने खैरियत रखी, वरना मैं तो शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी कैसी यार, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। मैंने उसे दिलासा दिया, यही क्या काम है कि तुम हमारा साथ दे रहे हो और ऐसे हालात में कि अपने पराये सब छोड़ चुके हैं। न जाने कितनी बार तुम्हारे घर ने हमें पनाह दी और हमने तुमसे वही घर छीन लिया। तुमको तो हमारी दोस्ती बहुत महंगी पड़ी। ये सब किस्मत का लिखा है सिकंदर बादशाह, तैरी बोला। तुमने मुझे इज्जत दी, इज्जत के साथ जीना सिखाया, मुझे अपना समझा और आज मेरा एक खानदान है, वरना मैं अकेला था और अकेला रहता तो इसी गलत रास्ते पर चलता रहता। अब मुझे ये खुशी है कि मैं बुराई से तो बच गया और खुदा ने मुझे तौफीक दी कि बुराई के खिलाफ जंग में शरीक होकर तुम्हारे साथ रहूं। मुझे मालूम है मैंने अभी तक कोई तीर नहीं मारा और कोई बहुत बड़ा कारनामा भी सरंजाम नहीं दिया। दिल छोटा क्यों करते उस्ताद? मैंने उसकी पीठ थप्पा कर कहा, तुम्हारा साथ देना इतना बड़ा काम है जो खारे की बस की बात नहीं है। अब तुम यूं करो कि यहाँ से सीधे राबिया के पास जाओ, उसे सारी बात बताओ और फिर अंकल रिजवी के घर छोड़ आओ। उसके हक में यही बेहतर है। उसे बता देना कि हम अपना हुलिया बना चुके हैं ताकि कभी वो देखे तो पहचान ले। उसे कहना कि जितनी नकद रकम फराम कर सकती है कर दे। हमको सबसे पहले तो सर छुपाने का कोई मुस्तकिल ठिकाना बनाना है, फिर हमें एक और गाड़ी भी चाहिए। बुरा मत मानना सिकंदर बादशाह, टैडी ने कहा। अब पुन औरत की कमाई के कायल नहीं है। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे टैडी ने मेरी इज्जत के मुंह पर तमाचा मार के मुझे बेइज्जत कर दिया है, मगर मैंने जब से काम देते हुए उसे सख्त जवाब देने से गुरेज किया। कायल तो मैं भी नहीं हूं, सारी बात हालात की है उस्ताद। बोसी ने मेरी बात काट दी। आम हालात में कोई भी ये पसंद नहीं करता, मगर सिकंदर की और मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। सिकंदर मोहताज या मुफलिस नहीं है। तुम जानते हो कि इसने दिलावर के 50 लाख कबूल नहीं किए थे, इसलिए कि वो नाजायज थे। जायज़ तौर पर इसकी मलकियत के हक को तस्लीम किया जाए तो सिकंदर के पास उससे दुगनी मालियत का कारोबार है। एक न एक दिन ये हक तस्लीम होगा, मगर उस वक्त के आने तक हम सबको अपने अपने वसाइल पर भरोसा करना है। इसके अलावा राबिया मुख्तलिफ किस्म की औरत है। मैंने बरहमी से कहा, कम से कम मेरे लिए। वो तो है सिकंदर बादशाह, टैडी आइजी से बोला। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे लिए और तुमने उसके लिए क्या नहीं किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि एक ना एक दिन तुम उससे शादी कर लोगे और जितना आज उसने दिया उससे 1000 गुना वापस कर दोगे। तुम्हारा सब कुछ उसी का होगा। फिर भी आज मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब हम खुद एक काम कर सकते हैं। पैसा हासिल करने के लिए हम सिर्फ डाका डाल सकते हैं। मैंने तलखी से कहा, चेक नहीं काट सकते, किसी से उधार नहीं मांग सकते, हमारे पास तो बेचने को भी कुछ नहीं है। टैडी उठ खड़ा हुआ। चलो छोड़ो सिकंदर बादशाह, ये बताओ फिर कहाँ मिलोगे? राबिया से कहना कि वेस्ट एंड होटल से अपना और तुम्हारा सामान उठा ले। मैंने कहा, मेरा बिल क्लियर करे और तुम्हारे साथ अंकल रिजवी के घर चली जाए, अपना सब सामान अलग कर ले।
बाकी सामान के साथ तुम जमींदार होटल पहुंच जाना। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क पर। मुझे मालूम है, डैडी ने कहा। किस नाम से कमरा लूं? वही अमीर खान कबीर खान का नाम चलाना। मैंने कहा 2 कमरे काफ़ी होंगे। अगर राबिया ने कोई बंदोबस्त कर दिया तो कल किराए के किसी घर में मुंतकिल हो जाएंगे। वैसे मैं महसूस करता हूँ कि अब लाहौर में रहने का फ़ायदा नहीं। आज चौधरी दिलावर ने अपना घर बदल दिया है, कल तक वो अपना कारोबार भी बदल देगा। जब तक हम उसके खिलाफ कोई सबूत हासिल करेंगे वो अपनी पोजीशन महफूज कर लेगा। वो MWD कम्प्लेक्स के अपने मुजरिमाना कारोबार का हर सुराग मिटा देगा और ये कारोबार किसी और जगह शुरू कर देगा। फिर उसके लिए फैक्ट्री को आग लगवा के तबाह करना या धमाके से उड़ा के बल्बे का ढेर बना देना कोई मसला नहीं होगा। इस किस्म की तकरीबी कार्रवाई को आसानी से मेरे नाम मंसूब किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम फौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएं। लेकिन अभी तो उसके बारे में ये मालूम नहीं कि वो कहाँ गायब हो गया है। चौधरी दिलावर को गोली मारो। मैंने कहा कि हम गामे शाह पर खाद नहीं डाल सकते। रहमत कबाड़ी और ताफू मारे गए, पेडरू लापता है। नकली नवाब खसरू जमशेद का कोई सुराग नहीं मिल रहा, लेकिन गामे शाह का ठिकाना हमने देखा है। इसके अलावा कराची में एक सेठ करीम भाई है, उसका पता गामे शाह से मिल सकता है। कराची में प्यार अली है जो यहाँ से जाने वाले माल को क्लियरेंस दिलवाता है। ये सब चौधरी दिलावर के दस्त बाजू हैं। इनको खत्म कर दिया जाए तो चौधरी दिलावर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कोई काम आसान नहीं है, मोहसिन बोला। काम कोई भी आसान नहीं होता और हमने तो रास्ता ही वो मुंतखब किया है जिसमें मुश्किलात के सिवा कुछ है ही नहीं। हमारे मुकाबिल बहुत ताकतवर, मुनज़्ज़म, खतरनाक शिकारी हैं, लेकिन हम भी अब अकेले तो नहीं हैं। तुम्हारे अलावा गालिब को मिलाकर हम 4 अफराद हैं और हम सब मुसल्लह हैं। साइलेंसर वाले 3 रिवाल्वर इस वक्त भी हमारे पास हैं। बगैर साइलेंसर के भी 3 रिवाल्वर हैं। गालिब हमारी मदद करे तो पुलिस के असला खाने से और भी बहुत कुछ दिलवा सकता है। हमें रिमोट कंट्रोल बाइक मिल सकती है और लॉन्ग रेंज की वाकी टाकी मिल सकते हैं। मिलने को क्या नहीं मिल सकता। इसी शहर में दस्ती बम और टाइम बम मिल सकती हैं। बस नकद पैसा चाहिए। मैंने कहा इतना पैसा कि लुटाया जा सके। छोड़ो सिकंदर बादशाह, तुम भी पैसे की फिक्र करते हो। टैडी बोला, अरे हमको देखो, हमारा तो नाम ही टैडी है। टैडी पैसा कैसा होता है, मगर अब देखना हम क्या करते हैं। अब तक नहीं किया मगर अब हम करेंगे। क्या करोगे उस्ताद? मोहसिन हंस पड़ा। सरकारी खजाने की चाबियां हमारे हवाले कर दोगे? लेकिन जवाब देने की बजाय टैडी चल पड़ा। 10-11 बजे तक मैं आ जाऊंगा, वो जाते जाते बोला। क्या अजीब आदमी है ये भी। उसके जाने के बाद मोहसिन ने कहा, उस्तादी का जोर भी नहीं रहा मगर फिर भी डैंग मारने से बाज नहीं आता। कसम मौला की, मैंने टैडी के लहजे में कहा, यारों का यार है और सच्चा सहारा है। कमजोर सहारे भी बाज औकात बरम रख लेते हैं। कश्ती डूब जाए तो एक तख्ता साहिल तक ले जाते हैं। उस वक्त तक सूरज निकल आया था और उजली धूप की हरारत फैलने लगी थी। मैंने और मोहसिन ने वहीं बैठे बैठे डबल बंद बक्कन और चाय मंगवा के नाश्ते से फरागत हासिल की और बिल अदा करके बाहर निकल आए। हमारे पास नकद रकम की सूरत में अब 750 रुपए रह गए थे और इसमें से कुछ रकम हमें अपने लिबास को अपने हुलिये के मुताबिक बनाने में सर्फ करनी थी। 1 घंटे बाद हम अनार कली में थे। मैंने मोहसिन को कपड़े लेने भेजा और खुद जनरल पोस्ट ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं अखबार के दफ्तर या पुलिस स्टेशन फ़ोन करके गालिब की खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था। मुझे यकीन था कि पुलिस उसको अपने साथ थाने ज़रूर ले गई होगी और उसने वहाँ से अपने दोस्तों को और साथियों को मुतला ज़रूर किया होगा कि वो किस मुश्किल में फंस गया है। गालिब जाए वारदात पर पकड़ा गया था और उसे साबित करना था कि किसी ने उसे वाकई गुमनाम फ़ोन करके चौधरी दिलावर के घर में होने वाले कत्ल की इतला दी थी। उसके अखबार के साथ ही अपनी गवाही से उसको साफ बचा कर ले जा सकते थे। खुद गालिब के लिए परेशानी की कोई बात नहीं थी, मगर मैं अपना इत्मीनान करना चाहता था। चेहरे बदल जाने के बाद मेरे और मोहसिन के लिए लाहौर की सड़कों पर बेखौफ व खतर फिरना एक तजर्बा था। मुझे एक बार ख्याल ज़रूर आया था कि बूसा भाई ने मुझे पहचान लिया था और वो पुलिस से राब्ता करके उन्हें बता सकता था कि मतलूबा मुल्जिम की सुलिये में फिर रहा है। मगर उसने ये भी कहा था कि हिसाब बराबर है। कोई ट्रम्प कार्ड गालिब के पास भी था जिसकी वजह से मूसा भाई अब तक दबा हुआ था। खुद उसने माना था कि अब फांसी दोनों को हो सकती है, मुझे भी और उसे भी। वो मेरी गर्दन फंसाने से पहले अपनी गर्दन जरूर बचाएगा क्योंकि वो गालिब को अच्छी तरह जानता है। यही ख्याल मेरे लिए तसल्ली का बायस था। मैंने मोहसिन से जीपीओ गेट पर मिलने को कहा। अभी मैं नीला गुंबद की तरफ गुजर ही रहा था कि मैंने एक कार को सामने से आते देखा। ये छोटी सी फिएट थी जिसे एक लड़की चला रही थी। मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। उसके साथ ही बेइख्तियार मेरे कदम रुक गए क्योंकि वो लड़की नाजो थी। मैंने पलट कर देखा तो गाड़ी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की तरफ कारों की कतार में लग चुकी थी और नाजो सी अंदाज़े महबूबी की सारी मासूमियत के साथ शाख गुल की तरह लचक कर बाहर निकल रही थी, जिसके नज़ारे ने ना जाने कितने दिल खून किए होंगे। उसका रंगीन आंचल लहराया और वो सरतापा क़यामत बनी एक दुकान में दाखिल हो गई। मेरे तसव्वुर में सिर्फ उसके रंग रह गए और पुरानी यादों का सैलाब।
मैं जमाने से चुपता फिर रहा था, मगर इस लड़की से मुंह छुपाते हुए मुझे शर्म आई, जिसने अमलन मुझ पर अपनी जान निछावर करने में कोई कसर उठा ना रखी थी। शर्मिंदगी का ये बार तो मैं न जाने कब से उठाए फिर रहा था कि शोला जवाला सीबाब सिफ्त और फितनाए बेशर लड़की की बेतलब चाहत और दीवानावार उल्फत के जवाब में मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। इस वक्त भी मैं दामन बचा के निकल जाता तो ये बारे निदामत 2 गुना हो जाता। मैंने सड़क उबूर की और उस गाड़ी के पास जा खड़ा हुआ। वो कराकरी की दुकान से कुछ लेने आई थी। मैं उसे दुकानदार से बातें करते देखता रहा। फिर उसने रकम अदा की और दुकान का कोई मुलाजिम लड़का गत्ते का खासा बड़ा डिब्बा उठाए बाहर आया। नाजू उसके साथ अपनी कार की तरफ बढ़ी। मुलाजिम ने डिब्बे को पिछली निशस्त पर रख दिया और लौट गया। नाजो फिर वही थी। हॉस्पिटल में मोस्तो जीस की कशमुकश से गुजरने वाली नाजो का रंग और रूप जरा भी मानंद नहीं पड़ा था। सेहतमंद हो जाने के बाद वो फिर बरगे गुल की तरह शगुफ्ता और तरो ताज़ा थी और उसके हुस्न की जां फरीनी का सारा तलिस्म वही था। कोई जख्म अगर दिल में रह गया था तो उसे बेरे सिवा किसी की आंख ना देख सकती थी। उसके आसपास फिरने वाले दिल फेंक किस्म के पेशावर आशिकों की नजरें तवाफ कर रही थी, लेकिन वो उसी अल्लड़पन से किसी की तरफ देख नहीं रही थी। और फिर भी ये गुमा होता था कि सब की तरफ देख रही है। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये खत दर्जा भोली भाली नाजुक दिखाई देने वाली लड़की एक चलता फिरता आतिश फिशा है। अगर गलती से कोई उसकी तरफ हवस परस हाथ बढ़ाता तो वो बर्क बन के गिरती और दूसरे लम्हे वो बदनीयत अपना टूटा हुआ हाथ लिए सड़क पर यूं चित नजर आता कि फिर स्ट्रेचर पर उठाया जाता। गाड़ी बिल्कुल नई नहीं थी, मगर ज्यादा पुरानी भी ना थी और उसने हाल ही में ली थी। मुमकिन है भाई ने अपनी गलती का कफारा अदा करके रूठी हुई बहन को मनाने के लिए ये रिश्वत दी हो। वो खुद रिश्वत लेने वाला आदमी नहीं था, मगर ये मोहब्बत की रिश्वत उसे देना ही पड़ती थी क्योंकि वो इकलौते भाई की इकलौती बहन थी। मेरे दिल में खलशे आज़ार पड़ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बैक करके पूरी एहतियात से आगे बढ़ाई। मैं अभी तक खामोश खड़ा था, मगर अचानक मुझे यूं लगा जैसे नाजो जिस कोरी का रास्ता रोक कर मुझे बचाया था वो अब मेरे जिगर में महफूस हो गई है। मैं तड़प कर आगे बढ़ा और उसने मुझे बचाने के लिए पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए। उसकी शरर बार नजरों ने मेरी हिम्मत कुदाई का जायजा लिया, मगर वो मुझे पहचान ना सकी। आंखों वाले अंधे हो या अकल के अंधे, उसने बरहमी से कहा। खुद मर जाते और मुझे मुसीबत में डाल जाते। नहीं नाजो, मैंने आइसगी से कहा, मरना होता तो उसी दिन मर गया होता। सिकंदर, वो चीख कर बोली, तुम? फिर अल्फाज उसके खल्क में फंस गए। उसकी चीख ने बहुत सी नजरों को मुतवज्जो कर लिया था। मैंने जल्दी से कार का साथ वाला दरवाजा खोला और उसके साथ बैठ गया। यहाँ से निकल चलो, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम वाकई किसी मुसीबत में फंस जाओ। सिकंदर, ऐसे मेरे नसीब कहाँ। वो बेवकूफ लड़की एकदम नर्वस ब्रेक डाउन का शिकार हो गई थी। उसके हाथ ही नहीं उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और मुझे यूं लगता था कि वो बेहोश हो जाएगी। ऐसी हालत में वो गाड़ी चलाती तो यकीनन हादसा हो जाता। न जाने कब से रुके हुए आंसू उसके गालों पर बहने लगे। चलो हटो अपनी जगह से, मैंने कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगा। और नीचे उतरकर सामने से उतर आया जिधर वो बैठी हुई थी। कुछ लोग इस तमाशे को हैरत, दिलचस्पी, शकूक के मिले जुले जज्बात के साथ देख रहे थे। नाजो जैसी आफत की परकाला को मेरे जैसे कार्टून के साथ देखकर एक लड़के ने गुजरते गुजरते अपने साथी से कहा, पहलू ते हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। और वो दोनों क्या का मार के हंसे। मैंने नाजो को जबरदस्ती आगे खिसकाया और ड्राइविंग सीट संभाली। वो मुसलसल मुझे घूर रही थी और रो रही थी। ये तुम वाकई सिकंदर हो ना? ये मेरे कानों को धोखा हुआ है, तुम ऐसे तो ना थे। वो मेरे कंधे पर सर रखकर बोली, हाँ लेकिन तुम जरा सीधी तरह बैठो और होश में रहो। मैंने कहा, हम सड़क पर हैं। वैसा भी इस बदलने पर मजबूर था, वरना इस शहर में नहीं रह सकता था। ये सब क्यों कर रहे हो सिकंदर, और कब तक करते रहोगे? उसने सर को मेरे कंधे पर से हटाया, मगर रोना जारी रखा। बताओ इससे क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिला है आखिर अब तक? सब कुछ तो गंवा दिया है तुमने, सब कुछ गंवा दिया है। अब तुम कौन सी दुनिया में हो जहां कोई पहुंचना भी चाहे तो नहीं पहुंच सकता? मगर मैं तो तुम तक पहुंच गया हूं। मैंने कहा, जब मैं तुमसे दूर था तब भी तुम्हारे ख्याल से गाफिल नहीं था। मेरे साथ एक सहारा तुम्हारी यादों का भी था। नाजो का चेहरा यूं रोशन हो गया जैसे बरस से बालों से निकलने वाली चांद की रोशनी से आसमान पर उजाला फैल जाए। उसने आंसुओं के दरमियान मुस्कुरा के नजरें उठाई तो उसके रुखसार गुलाबी हो रहे थे। सच, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे? तुम वाकई मुझे याद करते थे? बहुत याद करते थे? हाँ, मैं भी याद करता था, राबिया भी याद करती थी। मैंने मोहतात होकर कहा। नाजो की मुस्कुराहट मानित पड़ गई और उसका चेहरा बुझ गया। राबिया, वो भी तुम्हारे साथ है? वो आंसू पूंछ के खिफत से हंसी। मैं तो भूल ही गई थी उसे। जाहिर है वो तुम्हारे साथ ही होगी। मैंने नोके खार की चुभन को दिल में महसूस किया। हाँ, इसके अलावा मोहसिन भी है, हम सब साथ हैं। हाँ, बस अकेली हूं तो मैं हूं। वो उदासी से बोली। कितने अच्छे थे वो दिन जब वो चुप हो गई। हाँ, जब ये सब कुछ नहीं हुआ था। मैंने दुखी दिल से कहा।
जब इकराम शेख मेरा दोस्त था और रिजवी साहब का घर मेरा घर था। अब मैं किसी का नहीं हूं और इस दुनिया में सिकंदर बख्त बन के जीना मेरे इख्तियार में नहीं रहा। मगर तुमने तो सब सुना होगा अपने भाई से और देखा भी होगा इन इश्तिहारों में जिनमें मेरी तस्वीर थी। तुमने अखबारात में सब पढ़ा होगा। तुम देख रही हो अब मैं क्या हूँ। आज तुमको देखा तो नजर चुरा के गुजर ना सका। तुमने अपनी जान का कर्ज मेरे लिए छोड़ दिया है जो मैं किसी तरह नहीं चुका सकता। तुम ये कर्ज चुकाना चाहते हो? उसने नजरें सामने रखकर सपाट लहजे में कहा। मेरी जान ही लेनी थी तो अपनी जान देकर क्यों बचाई थी? मैंने उसका मतलब समझकर कहा। मैं कब कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी जान का कर्ज जान से वसूल करना है। मैं तो तुमसे दिल का कर्ज भी नहीं मांगती क्योंकि मैं समझती हूँ तुम्हारा एक ही दिल है जो तुम राबिया को दे चुके हो। वो फिर रोने लगी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना समझो, उसी तरह जैसे तुम मोहसिन को अपना समझते हो, शैला को समझते हो। मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ सिकंदर। क्या मैं जानता नहीं कि तुम मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकती हो? मैंने कहा। उसके बावजूद तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते। वो दुख से बोली। देखो मैं राबिया का हक नहीं छीनूंगी। मैं तुमसे नहीं कहूंगी कि मुझे इस तरह चाहो जिस तरह तुम राबिया को चाहते हो, लेकिन मुझे इतना हक तो दो कि मैं तुम्हें चाह सकूं, तुम्हारे करीब रह सकूं इस तमाम अरसे में जब तुम मेरी नजरों से ओझल थे। देखो नाजो, इस दीवानगी से कुछ हासिल नहीं। मुझे निदामत होती है इस एहसास से कि मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी लड़की हो, मगर खुदा के लिए हकीकत की दुनिया में जिंदा रहना सीखो। मेरा ख्याल छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। मैंने कहा ये सारी दुनिया तुम्हारी है, तुम्हारी कुव्वत तस्खीर में है। तुम्हारी जिंदगी की राहों में फूल ही फूल होंगे। अपने दामन के लिए कांटों की आरजू क्यों करती हो? मैं वादा करता हूँ कि तुमसे मिलता रहूंगा, तुमसे राब्ता रखूंगा। ये बताओ क्या वाकई तुम्हारे भाई ने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, और मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे मुंतजिर हैं। नादो बोली। तुमको तलाश करते फिर रहे हैं। किस लिए? मैंने कहा ताकि मुझे पुलिस के हवाले कर दे। नहीं सिकंदर, जब से उन्होंने नौकरी छोड़ दी उनकी हालत बदल गई है। वो अजीब ज़हनी अजियत का शिकार हैं। बार बार कहते हैं कि मैं बुज़दिल था। मैंने नौकरी के कायदों और ज़ाब्तों के लिए दोस्ती के तकाज़ों को छोड़ दिया। हालांकि वो ज़ाब्ते खोखले थे और सारे कायदे कवानीन एक ढोंग थे, मगर दोस्ती के तकाज़े हकीकी थे। वो समझते हैं कि तुम मुजरिम नहीं थे, मगर कानून को अपने हाथों में रखने वालों ने तुमको मुजरिम बना दिया और वो तुम्हारी मदद ना करके पछता रहे हैं। तुम उनसे मिल लो। ये तुम क्या कह रही हो नादो? मैंने कहा इकराम शेख पर मैं एतबार कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझ पर तो एतबार करते हो ना? वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोली। नहीं करते हो तो कहो। पागल हुई हो? तुमसे ज्यादा मेरे लिए कौन काबिल एतबार होगा? मैंने कहा। तो मैं कह रही हूँ कि भैया से मिलो, वो तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। गिरफ्तार कराने का क्या सवाल, वो तुम्हें बचाएंगे और उसी तरह जैसे मैंने बचाया था। वो बोली। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा जहन शदीद उलझन का शिकार हो गया था। धड़कता दिल कहता था कि ये लड़की तुमको धोखा दे सकती तो अपनी जान ना दे सकती। अकल कहती थी कि औरत की फितरत को समझने का दावा करना खमाकत है, और जो औरत मोहब्बत की इंतहा में जान दे सकती है वो जान का नजराना ले भी सकती है। उसकी अना मजरू होती है तो इश्क के जज्बे की तस्कीन इंतकाम से होती है। मैं गाड़ी को माल रोड पर सीधा चेरिंग क्रास से भी आगे तक ले आया था और अब गवर्नर हाउस भी पीछे रह गया था। मुझे मोहसिन का ख्याल था, मगर यह भी यकीन था कि वो कम से कम आधा घंटा मेरा इंतजार जरूर करेगा। चुनाचे मैं फोर्ट रेस स्टेडियम से पहले ही पुल के करीब से वापसी इख्तियार करना चाहता था। दादू से गुफ्तगू के दौरान में मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि कोई मेरे ताक़ुब में है। दादू से यूं गैर मुतवक्की और सरेरा मुलाकात ऐसा जज्बा खासाती था जिसने मुझे गिरदोपेश से बेखबर कर दिया था। फिर नाजू का रद्द अमल इतना शदीद था कि उसे हिस्टेरिया से बचाने की जिद्दोजहद में मुझे और किसी बात का होश ही ना रहा। होश मुझे उस वक्त आया जब एक जीप ने अचानक सामने आकर मेरा रास्ता रोका। खुली जीप में ड्राइवर के साथ एक शख्स बैठा था। वो कूद कर मेरे सामने आ गया। बाकी दो इत्मीनान से उतरे। अगर मैं ड्राइविंग ना कर रहा होता तो शायद कुछ फुर्ती का मुजाहरा करता और रिवाल्वर निकालता, मगर ब्रेक लगाने और गाड़ी को संभालने की कोशिश में मुझे बिल्कुल मोहलत ना मिली। वो न जाने कब से हमारे पीछे थे और शायद इसी इंतजार में थे कि गवर्नर हाउस से आगे बाल रोड का निस्बतन गैर आबाद इलाका शुरू हो तो हमारा रास्ता रोके। पहले उतरने वाले को मैंने पहचान लिया। वो दिलावर का पीए था और उसके हाथ में रिवाल्वर नहीं स्टेन गन थी। होशियार नाजो, अब जो कुछ करना है तुम्हें करना है, मैंने कहा और दोनों हाथ उठा के बाहर निकल आया। बाद में उतरने वालों में से एक ने नाजो को बाहर खींच लिया। वो मेरा नाम लेकर यूं चिल्लाई जैसे मदद के लिए पुकार रही हो, मगर वो चाहती तो पलक झपकने में दोनों को हड्डी पसली तोड़ के डाल सकती थी। इस लड़की को मेरे पास ले आओ, स्टेन गन वाला बोला। तुम दोनों इसकी तलाशी लो जरा ध्यान से। बाद में उतरने वालों में से एक ने झटका देकर नाजो को बाजू से खींचा और दिलावर के सेक्रेटरी के साथ खड़ा कर दिया। दूसरे ने मेरी जामा तलाशी ली और दोनों रिवाल्वर निकाल लिए। इनमें से एक मेरा है, मैंने दिलावर के सेक्रेटरी से कहा। दूसरा तुम्हारे बाप, मेरा मतलब है साहिब का।
तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो दुरुस्त लहजे में बोला। मैं समझता था कि मेरे कारखाने में तुम ही एक शरीफ आदमी हो। मैंने कहा, अगर तुम दिलावर के पीए हो तो शरीफ आदमी कैसे हो सकते हो? उसके किसी भी आदमी को शरीफ समझना मेरी बात नामुकम्मल रह गई। नादो ने जो मुनासिब मौके की मुंतजिर थी, हाथ जोड़ के रोना धोना और मिन्नत समाजत करना शुरू कर दिया और उनसे इल्तिजा करने लगी कि मुझे छोड़ दिया जाए। छोड़ कैसे दे बुलबुल जाने मन, दिलावर का पीए बोला। तुम्हारी मेहरबानी से तो ये शिकार खात लगा है। मैंने इसे बहुत पहले एक बार तुम्हारे साथ देखा था। आज अगर तुमने इसका नाम ना लिया होता तो मैं कभी पहचान ना सकता। ये मेरी खुशकिस्मती या इसकी शामत आमाल है कि इसी जगह मैं भी मौजूद था। ये क्या हो रहा है? एक शख्स ने बिलाकर वहां कार रोकर सवाल पूछने की हिम्मत की, वरना इस वक्फे में कम से कम 4 दूसरी गाड़ियां गुजर चुकी थी और या तो ड्राइवरों ने अपने इन्हमाक में सड़क के किनारे होने वाली इस गैर मामूली कार्रवाई पर गौर नहीं किया था या वह उम्दन जान बचा के निकल गए थे। हसैन गन का नजारा बड़े बड़े सुरमाओं का दम खुश कर देता है। तुम्हारे बाप की शादी हो रही है, दिलावर का पीए दहाड़ कर बोला और उसने स्टेन गन का रुख कार वाले की तरफ किया। दफा हो जाओ वरना तुम्हारा चेलम हो जाएगा। कार वाला सख्त बदहवासी के आलम में फरार हुआ, लेकिन उसकी मुदाखलत ने दादो को मौका फराहम कर दिया। अभी तक स्टेन गन का रुख मेरी तरफ था, एक सेकंड के लिए रुख बदला तो दादो बिजली की तरह हरकत में आई। उसने एक एड़ी पर घूमकर दूसरी लात उठाई और ये लात पूरी रफ्तार के साथ स्टेन गन वाले के पेट से जरा ऊपर यूं लगी कि वो उछलकर पीछे गिरा और उसके हाथ से स्टेन गन निकल गई। एक मुसलसल हरकत में दादो ने दिलावर के पीए को जमीन तक पहुंचने से कबल ही हाथ पकड़कर घुमा दिया और वो बिलबिला के अपनी कुव्वत में सीधा गया और जीप के अकबी हिस्से से जा टकराया। स्टेन गन उससे जरा देर पहले खुली जीप में गिरी थी। दोनों आवाजें मैंने उस वक्त सुनी जब मैं अपनी जामा तलाशी लेने वाले को ऊपर उठा के जमीन पर मार चुका था। मेरी नजर शुरू से दादो पर थी, चुनाचे उसकी हरकत में आते ही मैं भी यूं झपटा था जैसे दादो को और मुझे एक स्प्रिंग की कुव्वत ने रोक रखा था। मुझे रिवाल्वर लेने वाला दोनों रिवाल्वर जेब में रख रहा था और मुतमईन था कि वो खुद महफूज है, क्योंकि मैं स्टेन गन की जद में था। वो बेखबरी में मारा गया और मैंने उसे जरूरत से ज्यादा मुश्तइल होकर फेंका तो वो उठ ना सका। उसका सर बड़े गलत तरीके पर फुटपाथ के ऊंचे किनारे पर लगा और गालबन इसी झटके ने उसकी गर्दन तोड़ दी थी। दिलावर का पिया भी इतनी देर में जीप के पिछले टायरों के करीब लंबा लेट चुका था। तुम जाओ सिकंदर, दादू ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि कुछ फासले पर गाड़ियां रुकने लगी थी।